अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी को भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं कल आपको इनकी एक कहानी सुनाऊंगा। एक फैमिली की मैंने आपको कहानी सुनाई जिसमें उनके नाना साइकिल पे, वो कुम्हार फैमिली से थे, बर्तन बनाते थे और उनके नाना के साथ एक वाक़या हुआ था जो मैंने आपको सुनाया था और आपसे कहा था कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची खौफनाक कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आप मेरा नाम फ़र्ज़ी कर लीजिएगा और जितने भी कहानी के किरदार हैं सब फ़र्ज़ी कर लीजिएगा। उन्होंने मुझे रियल भेजे थे, तो यहाँ पे उनका नाम जिन्होंने कहानी भेजी है मैं हमेश रखने जा रहा हूँ। हमेश कहते हैं कि हम पटियाला के करीब कोई एक जगह है जहाँ हमारा बचपन गुजरा है। ये एक ऐसा मोहल्ला था जहाँ पे सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। यहाँ पे हर धर्म, हर दीन, हर मज़हब के लोग रहते थे, लेकिन किसी को किसी के साथ कोई भी मसला नहीं था। मोहल्ले के रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरों के घरों में आना जाना था, मोहब्बत का समा था। ये कहानी है 2000 की, लेकिन जब वो पैदा हुए, छोटे थे, ये काफ़ी 2000 से भी पहले की बात है कि वाक़यात जो शुरू हुए हैं जो इस कहानी के वो 2000 से हैं। हमेश कहते हैं हम छोटे से थे तो उस गली के अंदर खेलते थे, वहीं कुछ ही फासले पे जब हम सारे लड़के इकट्ठे हो जाते और फ़न करते तो वहीं गली की एक लड़की जिसका नाम अरूज था, वो हमारा बहुत ख्याल रखती, हमसे मिलती, हमारी देखभाल करती। उसके भाई भी हमारे साथ खेलते थे। एक उसका बड़ा भाई था। कई दफ़ा ऐसा होता कि हम खेल रहे होते तो अरूज भी वहीं आ जाती जहां उस मोहल्ले की और लड़कियां भी हमसे मिलती, हमारे साथ खेलती, बच्चों को देखभाल करने के लिए। जिस तरह बच्चे लड़कियां वहाँ पे देखभाल भी करती, प्यार भी करती, कुछ खेल भी लेती, तो इसी तरह वो मोहल्ला इस तरह का था कि सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो अरूज भी हमारे साथ अक्सर खेलती थी। अब जब उन्होंने मुझे कहानी भेजी तो वाक़यात आगे पीछे करके बताए, क्योंकि कहानी का एक सीक्वेंस बनाना होता है ताकि आपको मज़ा आ सके। तो फिर मैं सीक्वेंस बनाते हुए अपनी मर्ज़ी का सीक्वेंस बनाता हूँ। वाक़यात वही रहने देता हूँ जो उन्होंने भेजे होते हैं, लेकिन आगे पीछे इस अंदाज में करता हूँ कि आपको कहानी का मज़ा आए। अरूज शक्ल सूरत की एक खूबसूरत लड़की थी और उसी गली में रहते हुए एक दफ़ा रास्ते में आते हुए उसका एक ऐसे लड़के से टकराव हुआ जहां दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा और दोनों शायद एक दूसरे को अच्छे लग गए। उस लम्हे तो वो दोनों गुजर गए, लेकिन दिलों में जगह बाकी रह गई। मुड़ के भी एक दूसरे को दोनों ने देखा। वो क्रॉस करके तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन अरूज ने भी पीछे मुड़ के देखा और उस लड़के ने भी वहीं पीछे मुड़ के देखा और वहीं पर रुक गया। कैसी हसीन और जमील लड़की थी जिसको मैंने देखा है, और उस लड़के को लगा कि शायद मेरा दिल वो लड़की अपने साथ ले गई है। अरूज भी अपने घर पहुंच गई, लेकिन उसको लगा कि मैं अपना दिल भी उसी गली के उसी कोने पे, उसी जगह पे छोड़ आई हूं जहां उस लड़के के साथ मेरा टकराव हुआ था। अब वो रात अरूज और वो लड़का दोनों अपने बिस्तर पे तो सोए, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। ये उम्र ही ऐसी होती है कि जब पहली दफ़ा किसी को देखा जाए और देखते ही प्यार हो जाता है तो वो रात बड़ी कठिन होती है। उस रात में नींद नहीं आती। बाजू कभी सर के नीचे रखा होता है, बाजू को कभी माथे के ऊपर रखा होता है और उसकी बहुत याद आ रही होती है। वो बहुत खूबसूरत था, कैसा खूबसूरत कि एक ही दफ़ा देखा और मन मोह गया, दिल मोह के ले गया। वो मेरा दिल छीन के ले गया, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरा करार वो अपने साथ ले गया। और वो भी यही सोच रहा था कि सब कुछ तो अपने साथ ले गई है, आज मैं बेचैन हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। वो लड़का फिर से उसी जगह इंतज़ार करने लगा कि कभी तो वो निकलेगी और मैं उसको देख सकूंगा।
सुबह से शाम तक वो गली में इस अंदाज में फिरता रहता, इंतज़ार करता रहता कि अरूज वहाँ से गुजरे और उसको देख सके। और ऐसा ही हुआ। एक दिन फिर से अरूज किसी काम के सिलसिले में बाहर निकली तो वो लड़का वहीं पे ही खड़ा था। जल्दी से चलता हुआ उसके करीब आ गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अरूज के दिल की धड़कन तेज हो गई। गली में बच्चे भी खेल रहे थे, लोग आ जा रहे थे और वो लड़का उन सब की नज़रों से बचता बचाता पीछे चलता हुआ जा रहा था कि किसी ऐसी जगह पे पहुंचूं जहां इस लड़की से बात कर सकूं। वो अपने हाले दिल कहना चाहता था। और अरूज तो चलती हुई तो जा रही थी, ये जानती थी पीछे आ रहा है। उसके दिल की धड़कन भी तेज थी और वो चाहती थी मुड़ के देखे, लेकिन शर्म व हया आड़े आ रही थी। वो मुड़ के नहीं देख सकती थी। यहां तक कि एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, आप मेरी बात सुनेंगी? एकदम से वो चौंकी, मुड़ के देखा तो वो वही लड़का पीछे खड़ा था और अरूज को अपनी तरफ बुला रहा था। सुनना तो वो भी चाहती थी, कब से उसके कान बेचैन थे, मुझे रोक क्यों नहीं रहा, मुझे बुला क्यों नहीं रहा, लेकिन शर्म के आड़े चलती जा रही थी। जब उसने रोक लिया तो वो रुक गई और बोली, जी बोलिए। और उस लड़के ने कहा, जब से आपको देखा है मेरा दिल मेरे पास नहीं है। मैं उस रात भी सो नहीं पाया और उसके बाद जितनी भी रातें गुजरी हैं मैं सो नहीं पाया। क्या मैं आपसे 2 मिनट कहीं पे बात कर सकता हूँ? उसने इधर उधर गली में इस तरह देखा कि कोई देख ना ले और वो उसकी सिचुएशन को समझते हुए समझ गई कि यहाँ पे बात करना ठीक नहीं होगा। तो अरूज बोली, हाँ ठीक है, आगे आ जाइए। अरूज चलती हुई आगे चली गई और वो भी चलता हुआ उसके पीछे पहुंच गया ऐसी जगह पे जहां पे बात की जा सके। तो उसने पूछा, आपका नाम क्या है? तो अरूज ने उसको अपना नाम बताया और अरूज ने पूछा, आपका नाम क्या है? क्योंकि अरूज के दिल की धड़कन भी तेज थी और उस लड़के ने जब अपना नाम बताया तो अरूज के दिल में लड्डू फूट गए कि मैं कैसे इसको अपना हाल दिल बताऊं। मैं भी तो इसको दिल दे बैठी हूं। अगर ये कह रहा है कि उस रात ये सो नहीं सका तो मैं कहां सोई थी? मैं भी तो आज इसी उम्मीद से घर से बाहर निकली हूं कि शायद कहीं वो खड़ा मिल जाए और वो मेरा इंतजार कर रहा था। कैसी खूबसूरत बात है। तो उस लड़के से बनावटी अनजान बनते हुए, दिल तो दे चुकी थी लेकिन बनावटी फर्जी ऐसे अनजान बनते हुए बोली, जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो फिर से उन अल्फाज को सुनना चाहती थी जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर देते थे। और वो लड़का बोलना शुरू हुआ, पहली दफ़ा जब इस गली से गुजरते हुए मैं आपसे टकराया था, मैंने आपको देखा था तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने मुड़ के आपको देखा था, आपने भी मुड़ के देखा था। बस वही रात ऐसी मेरी ज़िंदगी की रात थी कि पहली दफ़ा मुझे पता लगा इश्क, मोहब्बत, प्यार क्या होता है। क्योंकि रात सारी मैंने सो नहीं सका, मैं करवटें बदलता रहा लेकिन मुसलसल आपका चेहरा मेरी आंखों में रहा। मैं नहीं जानता इश्क इसी को कहते हैं, दीवानगी इसी को कहते हैं, लेकिन ये सच है। फिर हर रोज़ मैं उसी जगह पे आके खड़ा होने लगा कि एक दिन ज़रूर आपको देख सकूंगा और अपने हाले दिल आपसे कह सकूंगा। आज आपको आते देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, आपके पीछे आ गया। अरूज, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अरूज कुछ देर तक सोचती रही, नजरें झुकाए कि इसको क्या जवाब दूं। तो वो एक लम्हे में हालात को समझते हुए बोला, लगता है आपको मेरा इजहार करना, आपसे बात करना अच्छा नहीं लगा। वो डिसहार्ट हो गया था, उदास होकर इस अंदाज में बोला कि वो नज़रें झुकाई जो नीचे देख रही थी। एकदम से उसने नज़रें ऊपर उठाई और कहती, नहीं, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है, ऐसा नहीं है। शायद मैं लफ्ज़ जमा कर रही थी बोलने के लिए। मैं भी उसी दिन से रात को सो नहीं सकी। हाँ, मैं भी आज इसी उम्मीद से निकली थी कि शायद तुमसे मुलाकात हो जाए। हाँ, ये बात सच है, मैं भी अपना दिल तुम्हें दे चुकी हूँ। और ये पहली दफ़ा यूं दोनों ने एक दूसरे से इस अंदाज में मोहब्बत का इकरार किया कि वहीं पे ही दोनों ने जीने मरने की कस्में भी खा ली और फिर एक वादा लिया कि कल इसी जगह पे फिर मिलेंगे। और अगले दिन फिर से वो उसी जगह पे इकट्ठे हुए और वहीं पे जीने मरने की बातें तय हो गईं। अब ये जगह ऐसी थी, मोहल्ले की एक साइड पे बनी हुई, वहाँ पे खड़े होकर कुछ देर के लिए वो बातें तो कर लेते थे, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ होने के साथ साथ ये धड़का भी लगा रहता था कि कोई देख ना ले। अब रोज़ मिलना तो मुश्किल था,
अरूज रोज़ निकल के वहाँ पे नहीं आ सकती थी, 2-3 दिन तो उससे मिलती रही, फिर अब क्या करें? हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, हम एक दूसरे को देखे बगैर जी नहीं सकते। शादी हमने एक दूसरे के साथ ही करनी, हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन मिलने का क्या तरीका ढूंढें? तो उस लड़के ने कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे घर तुम्हें मिलने आ सकता हूँ। उसने कहा, क्या हो गया है, पागल हो गए हो, कैसे? उसने कहा, जब भी तुम्हारे घर वाले कहीं जाएंगे तो मुझे पैगाम पहुंचा देना, मैं रात के टाइम तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और उसको बहुत डर लगा इस बात से, लेकिन यूं तय हो गया। और एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, उसके वालिदैन ने कहीं जाना था और अरूज ने उसे कहा, आज मेरे वालिदैन ने कहीं जाना है, लेकिन तुम जब गली में आओगे तो मैं तुम्हें इशारे में बता दूंगी, दरवाजे में खड़े होके अगर तुम गुजरो और उस टाइम पे इतने बजे अगर मैं दरवाजे में खड़ी हूँ और तुम्हें ये इशारा करूँ तो तुम अंदर आ जाना, समझ जाना कि आज आना है मेरे घर। और अगर मैं तुम्हें दरवाजे में खड़ी ना नज़र आऊँ तो समझ जाना घर पे घर वाले मौजूद हैं। यूं यूं तय हो गया। और रात के टाइम अरूज ने जो टाइम बताया था, गली के अंदर वो लड़का दाखिल हुआ। उसने इधर उधर देखा, किसी भी जगह पे कोई शख्स मौजूद नहीं था, अगर कोई था तो वो आ जा रहे थे। उसने एक चक्कर लगाया, दरवाजे की तरफ देखा, अरूज नहीं थी, वो आगे से गुजर गया। उसने घड़ी की तरफ टाइम देखा तो अभी कुछ टाइम बाकी था। अरूज ने जो टाइम बताया था, उसने कहा था उस टाइम पे मैं दरवाजे के बीच में खड़ी होंगी। तो उसने कहा अभी तो कुछ 2 मिनट रहते हैं, मैं शायद पहले गुजर गया हूं। फिर गया और वो वापस आया। जैसे ही वो दरवाजे के सामने आया तो उसको अरूज खड़ी हुई नजर आई और उसने हाथ के इशारे से उसको यस कर दिया कि हाँ आना है। तो ये तय था कि थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा खोल देगी और अंदर दाखिल हो जाएगा। वो गली में कुछ देर खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा। जब देखा कोई भी नहीं है तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था, जल्दी से दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। और तब घर के अंदर बैठकर अरूज और उस लड़के ने, समी नाम फर्जी रख लेता हूँ अभी, समी और अरूज ने ढेर सारी मोहब्बत की बातें की। और जब उनको अंदाज़ा था कि वालिदैन आने वाले होंगे तो उसने दरवाज़ा खोला, गली में झांका, कोई भी नहीं था। तो वो समी से बोली, जल्दी से बाहर निकलो। और वो लड़का जल्दी से बाहर निकल गया। वो पहली दफ़ा घर बुलाते हुए जो अरूज के दिल में खौफ था, वो लड़की ऐसी नहीं थी, दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसा करने जा रही थी, लेकिन जो खौफ उसके दिल में था पहली मुलाकात का, कि घर के अंदर किसी लड़के को बुला रही थी, आज पहली मुलाकात करके वो खौफ ख़त्म हो गया कि हाँ दूसरी दफ़ा भी ये रिस्क लिया जा सकता है। ऐसा ही हुआ दूसरी दफ़ा भी। फिर जब वालिदैन के जाने का टाइम हुआ, लेकिन आज छोटी बहन घर में थी। अब मसला ये था कि छोटी बहन जाग जाती तो क्या किया जाए। उसने छोटी बहन को खाने पीने की चीज़ें लालच दे के इस तरह सुलाने की कोशिश की कि अगर जाग भी गई तो मैं इसको कवर कर लूँगी। और जो मतूबा टाइम पे वो दरवाजे के सामने खड़ी हुई तो वो सामने से आ रहा था, उसने उसको इशारा दिया आ जाओ। वो गली में खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा। जब मुतमईन हो गया कहीं पे कुछ भी नहीं है तो वो घर के अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों मिलते रहे, वो चला गया। लेकिन अगली दफ़ा पे उसकी छोटी बहन, इसी तरह ही माहौल था, वो घर के अंदर आया, वो मिले, लेकिन छोटी बहन ने देख लिया। छोटी बहन को वो पहले ही इतना खिला पिला चुकी थी, बच्ची थी वो, ना समझती उसको टाफ़ियाँ दे ये वो, उसने अपने हाथ में कर दिया कि बताना को किसी को नहीं। और छोटी बहन ने कह दिया ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन कहते हैं कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ऐसा ही हुआ कि एक रात, अब वो दोनों इस अंदाज में मिलते थे घर के अंदर, जीने मरने की कस्में खा चुके थे, शादी उन दोनों ने इकट्ठी ही करनी थी, फैसला कर चुके थे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे से शादी करनी है, वरना हम एक दूसरे के बगैर नहीं रहेंगे। और एक दफ़ा वालिदैन ने कहीं जाना था तो घर में उसका भाई और उसकी छोटी बहन थे। वो दिन के टाइम पे उसको मिली और उसको कहा कि आज घर पे भाई होगा और छोटी बहन होगी। तो वो बोला तो इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम अपने भाई को नींद की गोलियां दे देना, वो सो जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा, सुबह उठेगा उसको पता ही नहीं होगा कि वो बेहोश था। नींद की गोलियों से ये होता है नींद आ जाती है, तुम परवाह मत करो, मैं तुम्हें गोलियां दे देता हूँ। वो गया और उसने उसके हाथ में गोलियां दे दी कि ये गोलियां
चाय में, दूध में, किसी चीज़ में भी डाल के उसको दे देना, वो जब पी लेगा तो वो सो जाएगा। लेकिन जितने अरसे से अब ये सिलसिला शुरू हो गया था, गली के कुछ लोगों ने दूर खड़े होके, कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों से, कहीं ना कहीं जब आप मुसलसल घर के अंदर छुप के दाखिल हो रहे हों, एक लड़का आए, गली के अंदर खड़ा हो, इधर उधर देखे, तो गली वाले इतना ज़रूर पहचान लेते हैं कि ये गुजर नहीं रहा। गलियां ऐसी जगह होती हैं जहां पे आप कुछ देर खड़े भी हो जाएं तो गली का कोई ना कोई घर वाला, मर्द या औरत बाहर निकल के देखता है कि ये कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्या काम है। और जब इधर उधर आप ख़ास अंदाज में देख रहे हो तो वो और अलर्ट हो जाते हैं। और जब कोई देख ले कि इधर उधर देख के कोई दरवाजे के अंदर जल्दी से दाखिल हो गया है, तो वो जानते हैं ये लड़का इस गली का नहीं है, इस घर का फ़र्द नहीं है, उसने पहले इधर उधर देखा और घर के अंदर दाखिल हो गया, मामला गड़बड़ है। तो गली के काफ़ी लोग इस तरह देख चुके थे, लेकिन अरूज और समी नहीं जानते थे कि गली वालों को पहले से कुछ शक है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। उसने भाई को गोलियां खिलाईं, भाई सो गया, गहरी नींद सो गया, बेहोश हो गया। अब वालदैन ने काफ़ी लेट आना था, तो उस रात प्रोग्राम था अरूज का और समी का मिलने का। उसी तरीके वो अपनी गली के अंदर आया, उसने 2 चक्कर काटे, पहले देख लूँ हालात बिल्कुल ओके हैं। तो हालात बिल्कुल ओके थे, लेकिन वो नहीं जानता था गली के कोने पे एक खड़ा लड़का मुसलसल ये हरकत देख रहा है। वो काफ़ी अरसे से पीछे पड़ा हुआ था कि इनको पकड़ के रहना है और रंगे हाथों पकड़ना है। ये घर के अंदर जाता है। समी आया, दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ, इधर उधर झांका, कोई भी नहीं है। उधर से ओके की रिपोर्ट मिली कि अंदर आ जाओ। और जैसे ही ये अंदर दाखिल हुआ, वो लड़का जो मौके की तलाश में था भागता हुआ दरवाजे के बाहर गया, दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और गली के नौजवान बुजुर्ग जितने भी लोग थे उन सबको जमा करना शुरू कर दिया। उनको शायद पहले ही वो तैयार कर चुका था और उनको बता चुका था कि गली के अंदर ये वाली हरकतें हो रही हैं, एक लड़का आता है और घर के अंदर दाखिल होता है। उस फैमिली को जानते थे, अरूज के वालदैन को जानते थे कि ये कैसे लोग हैं और इसके घर में ये क्या हो रहा है। तो गली वाले कहते थे तुम्हारा शक होगा, तो कहता था मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा और जिस दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा आप लोगों को आंखों से दिखाऊंगा और बुला के दिखाऊंगा। और उस दिन वो सबको बुला रहा था कि जो मैंने कहा था मैंने कर लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है, वो लड़का अंदर है, बाहर आइए। यूं गली के लोग जमा हो गए। दरवाजे को बाहर से खोल के दरवाजे को खटखटाया गया। अरूज ने आके दरवाजा खोला और जब देखा गली के काफी लोग बाहर खड़े हैं तो एकदम से परेशान हो गई और बोली क्या हुआ है, सब खैरियत है। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि जब वो अंदर से बाहर आई वो डर गई थी कि कौन है इस वक्त जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। भाई सो रहा है, माँ बाप गए हुए हैं, तो किसी ने आज तक दरवाज़ा नहीं खटखटाया था और रात के इस पहर दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। वो खौफजदा होकर दरवाजे तक आई थी और आगे से पूरी गली के लोग इकट्ठे थे, 10-15 लोग। वो परेशान हो गई, हकलाने लगी कि क्या हुआ है। तो वो बोले कहाँ है वो लड़का। कौन सा लड़का? वही जो अंदर गया है। वो लड़का बोला मैंने उसको अपनी आंखों से जाता हुआ देखा है, वो भाग नहीं सकता, वो दीवारों से भी कूदेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, बेहतर है उसको बाहर निकालो। वो बोली बाहर कोई नहीं है। तो बुजुर्ग बोले हम अंदर आते हैं। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप, बुलाओ उनको। उसने कहा माँ बाप कहीं गए हुए हैं। उसने कहा भाई को बुलाओ अपने को। उसने कहा भाई सोया हुआ है। उसने कहा जगा दो उसको, भाई बाहर आ जाए बेहतर है, नहीं तो हम अंदर दाखिल हो जाते हैं। उससे कहा नहीं मैं भाई को नहीं जगा सकती। तो बुजुर्गों ने कहा हट जाओ, हम इस गली के बुजुर्ग हैं, हम अंदर जाएंगे। यूं वो अंदर दाखिल हो गए और जब अंदर दाखिल हुए तो वो लड़का वहीं मौजूद था। उसको धर लिया गया, उसके भाई को जगाया गया ये बताने के लिए कि उठो तुम्हारे घर में ये हो रहा है और तुम सोए पड़े हो। तो उसके भाई को जितना भी झंझोड़ा गया वो नींद से जागा ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो बेहोश है, उस लड़के को बांध दो। उस लड़के को बांध दिया गया और घर में ही बिठा दिया गया कि अब इसके वालदैन के आने का इंतज़ार करो। लड़की और इसके लड़के को इसके अरूज के वालदैन के हवाले करते हैं। यूँ इंतज़ार किया गया। जब उनके घर के वालदैन घर वापस आए तो उन्होंने कहा ये लें, आपके घर में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, ये लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम मामले को देख लेंगे, आपकी मेहरबानी, आपने इतना कुछ किया, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम खुद अब लड़की और लड़के से बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। लड़का और लड़की उनके हवाले किए गए, लोग चले गए। अरूज के वालदैन ने उस समी से बात की कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई रात को हमारे घर आने की, और बताओ ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है। अरूज की जान निकली हुई थी, वो पकड़ी गई थी, वो ऐसी लड़की नहीं थी। लेकिन अरूज ने हिम्मत की और कहा मैं और समी एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
एक दूसरे का जीवन साथी बनना चाहते हैं। हम आपको जल्द ये बात बता देते, लेकिन आज ये बात खुल गई है तो आपको कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है। वालिदैन ने समी को हाथ में लिया। ठीक है, हम शादी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये बताओ तुम लोग मिले कैसे, तुम्हारा आपस में राब्ता कैसे हुआ, ये घर कैसे आता था। तो समी ने सारी बात घर वालों को, लड़के ने भी समी ने बता दी कि कैसे हम गली में मिले, कैसे हम दोनों ने तय किया, कैसे ये गली में आता था। सारी बातें एक एक बात उनको बता दी। ये भी बता दिया कि जो भाई है उसको मैंने नशे की गोलियां दी हैं। उन्होंने कहा उस लड़के से, ठीक है तुम लोग प्यार करते हो, हम तुम्हारी शादी करने को तैयार हैं, हमें कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद हम शादी कर देंगे। तुम्हें जब कहेंगे तुम अपने वालिदैन को भेजना, फिर हम रिश्ते की बात करेंगे। यूं उन्होंने उस लड़के को मारने पीटने की बजाय आज़ाद किया और भेज दिया, और अरूज रात को सो गई। लेकिन उसके वालिदैन अब बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि इसने हमारी नाक कटवा दी है। हमने ये नहीं सोचा था कि अरूज हमारे साथ ये करेगी, तो क्या करना है। तो सोचते सोचते फैसला ये हुआ, अब ये मुड़ेगी नहीं, बाज नहीं आएगी, ये हमारा नाक कटवाएगी और इसको देख के और बच्चे भी हमारे ख़राब होंगे। तो बेहतर यह है कि हम अरूज को मार देते हैं। और जब वो आपस में फैसला कर चुके तो गली वालों को तीसरे दिन पता लगा कि अरूज ने खुदकुशी कर ली है। घर के अंदर रोने की जोर जोर से आवाज़ें आ रही थीं। वालिदैन ने बताया कि हम सुबह जब सो के उठे तो अरूज की गर्दन में फंदा लटका हुआ था और वो ऊपर छत के साथ गर्दन में फंदा डाले दुपट्टा, उसने फंदा बना लिया था और दुपट्टा उसने गर्दन में डाल के अपनी खुदकुशी कर ली थी, अपनी जान ख़त्म कर दी थी, वो लटक गई थी। वालिदैन बहुत दुखी थे, सब रो रहे थे। लेकिन गली वालों ने जो चीज़ नोट की वो ये था कि अंतिम संस्कार जो किया जाता है वालिदैन ने वो नहीं किया था। गली वालों ने कहा था कि इन आखिरी रसूमात, अंतिम संस्कार जो किया जाता है, उसने कहा नहीं, ये हराम मौत मरी है और इसने पहले हमारा मुंह काला किया है। हम तो इसकी शादी करने को भी तैयार हो गए थे उस लड़के के साथ, हमने फैसला कर लिया था हम इसकी शादी कर लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इसने खुदकुशी करके हमें बदनामी के गड्ढे में डाल दिया है। हम मुंह दिखाने किसी को काबिल नहीं रहे, हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और यूं खामोशी के साथ जाके उसकी चिता को जला दिया गया। मोहब्बत की ये दास्तान ख़त्म हो गई, लेकिन वो नहीं जानते थे जिस लड़की को उन्होंने मार दिया था उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। उसके वजूद को तो चिता को जला दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा वहीं बेचैन थी और फैसला कर चुकी थी कि नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और ये वाक़या जो हुआ ये 2000 में। अरूज फांसी लेके लटकी हुई लाश, उसको उतार के बग़ैर अंतिम संस्कार किए उसकी चिता को जला दिया गया। लेकिन वहीं छोटी बहन ने कुछ दिनों के बाद एक ज़ोरदार चीख मारी। रात का टाइम था, सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे कि उसको वाशरूम की तलब पेश हुई और उसने कहा मुझे वाशरूम जाना है। वो नींद से उठी, हर तरफ अंधेरा था, जिस तरह रात को रोशनियां डगमगा रही होती हैं, हल्की हल्की रोशनी की होती है, ज़्यादातर अंधेरा होता है। वो ऐसे नींद में चलती हुई बाथरूम की तरफ आई और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगी उसी लम्हे उसकी निगाह ऊपर छत की तरफ गई तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और उस लड़की ने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि सब घर वाले जाग गए। दौड़ते हुए उस बच्ची तक पहुंचे, वो बेहोश हो चुकी थी। क्या हुआ है, क्या हुआ है, कोई नहीं जानता था। उसको होश में लाया गया। वो बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी। वो इस काबिल भी नहीं थी खौफ की वजह से कि कुछ बता सके। बड़ी मुश्किलों के बाद वो बोलने के लिए तैयार हुई। उसने कहा कि जब मैं वॉशरूम के लिए इस बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची तो मेरी निगाह ऊपर छत की तरफ गई। ऐसे लगा जैसे छत पे कोई खटका हुआ है, कोई आवाज़ पैदा हुई और मैंने जैसे ही गर्दन घुमा के ऊपर छत की तरफ देखा तो ऊपर छत पे टांगें लटकाए मेरी तरफ देखते हुए अरूज बैठी हुई थी।
मैंने एक दफ़ा देखा तो मैंने कहा नहीं, मैं नींद में हूँ, मेरा वहम है। मैंने फिर से आंखें खोली और ऊपर की तरफ देखा तो वो मेरा वहम नहीं था। वो मुस्कुराई मुझे देख के तो मैं उसी वक्त डर गई। अरूज तो मर चुकी है, ये कौन है? और मैं डर के बेहोश हो गई। कुछ दिनों के बाद उसी गली के अंदर रात के पहर एक शख्स लेट नाइट वापस आ रहा था। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। गली के कोने से मुड़ के उस सिमत आना शुरू हो गया जिस सिमत में अरूज का घर भी था। चलते 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 जैसे ही वो गली के कोने पे पहुंचा तो उसने एक लड़की को खड़े हुए देखा। वो ब्लैक शलवार कमीज पहने, अपने बाल चेहरे पे डाले खड़ी थी। वो एकदम से ठटक गया, उसका रास्ता रोक के खड़ी थी। उसने कहा ये क्या मजाक है, कौन है मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? एकदम से रुक गया। वो लड़की उसके बिल्कुल सामने खड़ी है, काला शलवार कमीज पहने, मुंह पे बाल डाले, एक भयानक सी लड़की लग रही है। उसने कहा रात के इस पैर कोई लड़की इस मोहल्ले की ऐसी हरकत नहीं कर सकती। क्या कोई लड़का है? क्या कोई शरारत कर रहा है? तो उसने वहीं पे खड़े होकर कहा कौन हो तुम, क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे? और उसी लम्हे वो लड़की आगे की तरफ दौड़ी, इस अंदाज में भागी तेजी के साथ कि वो डर गया कि कोई अगर मुझे डरा भी रहा है तो मेरी तरफ दौड़ रहा है। वो वापस भाग पड़ा और उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। वो शदीद डर गया था। और अब यह सिलसिला इस अंदाज में शुरू हुआ कि अक्सर गली के किसी कोने पे, घर की किसी छत पे अरूज नजर आती थी। उसकी बहन ने जब उसको देखा था उसके चेहरे पे बाल नहीं थे, लेकिन उसने ब्लैक शलवार कमीज पहनी हुई थी। वो शख्स जो डर के दौड़ा था उसको नहीं पता था ये अरूज है, लेकिन उसने शलवार कमीज ब्लैक देखी थी। लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ, इसी तरह एक और शख्स ने गली में रात के टाइम एक लड़की को खड़े हुए देखा। वो बहादुर शख्स था, डरने वालों में से नहीं था, सुन रखा था उसने, इसलिए लोग कम लेट जल्दी घरों में चले जाते थे, लेट घर नहीं जाते थे, कि उसने एक लड़की को इस तरह खड़े हुए देखा। और जब उसने उसको लड़की को खड़े हुए देखा तो वो लड़की काफ़ी दूर थी, ब्लैक शलवार कमीज पहने, चेहरे पे बाल डाले खड़ी थी। वो उसको देख के डरा नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चलना शुरू हो गया। बहादुर शख्स था, नेक शख्स था। उससे बोला कौन हो तुम और यहां क्यों खड़ी हो? वो लड़की हाथ बिल्कुल सीधे उसके बिल्कुल हाथ, उसने गर्दन झुकाई हुई, बाल उसके सारे चेहरे पे आए हुए, तो उसने अपने हाथ उठाए और अपने चेहरे से बाल हटा दिए। और जैसे ही उसने चेहरे से बाल हटाए तो वो एक लम्हे में ही पहचान गया, सामने अरूज खड़ी थी। चेहरा जो बालों से ढका हुआ था, जैसे ही बाल चेहरे के आगे से हट गए तो क्लियर चेहरा इस अंदाज में चमक रहा था जैसे उसका चेहरा बहुत ज्यादा वाइट हो। इतना तेज रोशनी निकल रही थी उसके चेहरे में से, इतना वाइट था कि दूर खड़े होने के बावजूद, काफी दोनों के बीच में फासला था, गली में अंधेरा था, लेकिन चेहरे से बाल के हटाए गए ऐसे लगता था एक रोशन, एक चमकता हुआ एक ऐसा चेहरा जिसमें से लाइटें निकल रही हों, और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। और दूर खड़े होने के बावजूद वो अरूज का चेहरा पहचान गया। और जैसे ही उसने देख लिया कि उसने बाल हटा के मुझे दिखा दिया है कि मैं अरूज हूँ, जिसके बारे में मैंने सुन रखा था कि गली के अंदर वो फिरती है, जिसके बाल मुंह के ऊपर होते हैं, कौन है वो? और आज वो पहचान गया था, अरूज है वो। तो उसने वहीं पे अपने दोनों हाथ आगे किए। उसने कहा नहीं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ना ज़िंदगी में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है, ना तुम मुझे कोई ज़िंदगी में नुकसान पहुंचा सकती हो। तुम अपने काम से काम रखो, मुझे माफ़ करो। और वो तेज़ी से मुड़ गया। लेकिन गली वाले अब जानते थे कि एक अच्छी लड़की, एक शरीफ लड़की जो लड़कों का ख्याल रखती थी, जिन्होंने कहानी भेजी है, हमेश वो कहते मैं भी उसके साथ बहुत खेला था। और वहीं पे पहली घटना हुई। अरूज का भाई, उसका एक दोस्त था। भाले वालों को पता लगा, उसने अपनी बीवी को छुरियां मार के कत्ल कर दिया है।
वो सारे बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए। उसकी बीवी मर चुकी थी। यकीनन सी बात है, वहां पे पुलिस आ गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो रो रहा था। वो अपनी बीवी को मारना नहीं चाहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। कोई नहीं जानता था ये गलती उससे कैसी हुई है। और जब उसको गिरफ्तार कर लिया तो उसने तब बताया कि पिछले 4-5 दिनों से मेरे साथ बहुत अजीबो गरीब हो रहा था। मैं जब भी घर के अंदर दाखिल होता था, शाम के टाइम ऑफिस से आता था, तो मुझे एकदम ऐसे महसूस होता था मेरे घर के अंदर कुछ है। मैं एकदम छत की तरफ देखता था तो एकदम लगता था तेजी से कोई गुजर गया है, काला साया सा है। पहली दिन जब मैंने देखा छत के ऊपर, ये क्या था? ये काला साया सा था जो गुजर गया। मैंने कहा मेरा वहम होगा। मैं घर में चला गया और दूसरे दिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरे बाकायदा दरवाजे के बाहर मैंने किसी को खड़े हुए देखा कि ये कौन खड़ा है। और जब मैं दूर था, दूर से दरवाजे के पास किसी को खड़ा हुआ देखा तो एक साया सा था, जैसे किसी लड़की का साया होता है। जैसे ही मैं पास पहुंचा वहां पे कोई भी नहीं था। वो कहता है मैंने कहा शायद मेरा वहम होगा। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही गया, सामने कमरे के दरवाजे के बाद फिर से उसी साये को इस अंदाज में खड़े हुए देखा। और पिछले 3-4 दिन मुसलसल वो मुझे साया मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन मैंने अपनी बीवी को जब छुरी उठाई और मारा, मैं बिल्कुल नहीं जानता। उसके बच्चों ने देखा था और उसके बाद में बच्चों ने बताया था। उस शख्स का यह कहना था, मुझे कतअन याद नहीं है कि मैंने कब छुरी उठाई और कब छुरी उठा के अपनी बीवी को छुरियां मारी है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बीवी को दीवानगी की हद तक चाहता हूं। मैं उसको क्यों मारूंगा? हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो मैं पागल हूं जो अपनी बीवी को मारूंगा? लेकिन मेरे बच्चों ने देखा है मैंने अपनी बीवी को मार दिया है। मैं नहीं जानता ये कत्ल मुझसे कैसे हुआ है। तो बच्चों ने बताया था कि बाप घर आया, आके वो इस अंदाज में बैठ गया जैसे हमारा बाप किसी से बात ना करना चाह रहा हो, बिल्कुल खामोश सा, ऐसे बुत सा बन के, जब ऐसे बंदा बैठ जाता है ऐसे बुत सा बन के बना हुआ था। कमर उसकी बिल्कुल ऐसे सीधी थी और ऐसे चुप करके ऐसे बैठा हुआ था। बच्चे कहते हैं हम पापा के 1-2 दफ़ा करीब गए हैं, उसको कहा है पापा पापा, वो बिल्कुल नहीं बोले। बीवी खाने की तैयारी करनी शुरू हो गई है कि शौहर घर में आ गया है, मैं उसके लिए खाना तैयार करूं। वो इसी तरह बैठा रहा है। हम 2 दफ़ा बच्चे कहते हैं अपने बाप के पास गए, वो मैं प्यार करता था, आता था, हमसे बात करता था, उसने कुछ भी नहीं कहा। और हमारा बाप ऐसे बैठे बैठे उठा है और किचन की तरफ जाना शुरू हो गया है। जब वो उठ के चलता हुआ जा रहा था, ऐसे लगता था उसके बाजू बिल्कुल सीधे थे, जैसे कोई नींद में चल रहा होता है। ऐसे नींद में उसके चलने वाला अंदाज था। पाँव ऐसे रख रहा था जैसे उठा ना रहा हो, पाँव घसीट घसीट के रख रहा हो, जैसे किसी के पाँव उठाए नहीं जाते और घसीट घसीट के रखता है, ऐसे घसीट घसीट के वो आगे जा रहा था पाँव को। बच्चे कहते हैं बच्चों ने चल के दिखाया कि ऐसे पाँव रख रहा था घसीट घसीट के। हम पीछे चलना हो गया कि बाबा को क्या हुआ है। और हमने देखा किचन में दाखिल हुआ है, अम्मी मुंह उधर करके रोटी बनाने में लगी थी। उसने जाके छुरी उठाई है और छुरी उठा के वो अम्मी के पास गया है और उसने उसको छुरियां मारनी शुरू कर दी है। और हमने चीखना शुरू कर दिया और हम चीखते हुए भाग आए हैं, वहाँ से सबको बुलाना शुरू कर दिया। और जब आए हैं तो वो हाथ में छुरी पकड़े ज़मीन पे बैठा हुआ था, ऐसे जैसे आंखें खुली हुई थीं लेकिन उसको कोई होश नहीं था। बीवी खून में लहूलुहान हो चुकी थी और जब तक वो पहुँचे मदद के लिए तब तक वो मर चुकी थी। वो इतना ज़्यादा छुरियों के वार कर चुका था, लेकिन इस अंदाज में फर्श पे चौकड़ी मार के बैठा हुआ था। छुरी उसके हाथ में थी कि कोई भी उसके करीब ना जाए। वो किसी को देख नहीं रहा था, उसकी आंखें झपक नहीं रही थी। वो एक जगह पे बुत सा बना हुआ बैठा हुआ था, जैसे उसको कुछ भी याद ना हो, जैसे बैठे बैठे वो सो सा गया हो, बैठे बैठे बुत सा बन गया हो। सिवाय एक सांस था जो उसके अंदर चल रहा था, जिंदगी का एहसास था कि ये सांस ले रहा है, मरा नहीं है, वरना बिल्कुल हिले बगैर ऐसे बुत सा बना बैठा हुआ था। एक गली के अंदर चीखो पुकार शुरू हो गई थी। एक शख्स ने अपनी बीवी को मार दिया था और उसकी बीवी खून में लहूलुहान पड़ी हुई थी। कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, शोर समझ गया। भागे और गए, पुलिस को बुला कर लाए। पुलिस आई और जब देखा तो बीवी मर चुकी थी और वो उसी अंदाज में बैठा हुआ था। अभी तक वो अपनी जगह से हिला नहीं था।
और बच्चों ने सारी कहानी जो बता दी थी, वो मोहल्ले वालों ने बता दी कि ऐसे ऐसे बच्चों ने देखा है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस वक्त भी ऐसे ही वो खामोश चुप ऐसे बैठा हुआ था। लेकिन कहते हैं बाद में उसको होश सा आ गया और वो परेशान हो गया कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, क्या हुआ है, मैं थाने में क्यों हूं। ऐसे लगता था जैसे होश में आ गया हो। और उससे पूछा गया कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल किया है। वो मानने को तैयार नहीं था कि ये झूठ है, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा। उन्होंने तो तुम मार चुके हो, तुम्हारी बीवी मर गई है। उसको यकीन नहीं आ रहा था, उसको याद ही नहीं था उससे क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन इस वाकये के बाद मोहल्ले में एक खौफ सा फैल गया था। एक शख्स ने अपनी बीवी को मार दिया था, उसको कुछ भी याद नहीं था। और सब यही कह रहे थे कहीं ये अरूज ने तो नहीं किया। लेकिन अरूज की उसकी बीवी के साथ क्या दुश्मनी थी, या अरूज की इसके साथ कोई दुश्मनी थी, क्योंकि अरूज का जो भाई था उसका ये दोस्त था और इस शख्स का अरूज के घर में आना जाना भी था। लोग अंदाजा लगा रहे थे, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन वो इस वाकये को जोड़ रहे थे कि एक शख्स का अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करना और इस अंदाज में गैर हाजिर दिमाग हो जाना कि उसको कुछ याद तक नहीं है। वो ऐसा दिमागी तौर पे गैर हाजिर था कि उसने अपनी बीवी को मार दिया और जब होश में आके वो रो रहा है, चीखे मार रहा है कि मेरी बीवी कैसे मर गई। तो ये अरूज ने किया है। लेकिन अरूज इससे बदला क्यों लेगी, उस औरत से, या इससे बदला क्यों लेगी? किसी के पास उसका जवाब नहीं था। और वहीं पे कुछ अरसे बाद एक दूसरा वाकया हुआ। हमेश कहते हैं ताया, हमारे ताया एक वर्कशॉप पर काम करते थे। वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनके साथ कोई भी मसला नहीं था। एक दिन वो अपनी वर्कशॉप पे सुबह पहुंचे काम के लिए, तो बैठे बैठे उनको लगा जैसे उनका दिल कर रहा है मैं घर जाऊं। बार बार उनके दिल में ख्याल आ रहा है मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं। लेकिन वो खुद अपने आप से पूछ रहे थे ये ख्याल मेरे दिल में क्यों आ रहा है मैं घर जाऊं? मुझे तो काम करना है, मैं काम के लिए आया हूं। लेकिन कोई चीज उसको पुश कर रही थी, बार बार उसके दिमाग में डाल रही थी घर जाओ घर जाओ। 2-3 घंटे काम के दौरान मुसलसल जब उनके दिमाग में चलता रहा घर जाओ, तो वो फिर आखिर घर की तरफ रवाना हो गए। अब वो जब घर पहुंचे तो घर के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं हमारे घर के अंदर मिट्टी के बर्तन तैयार होते थे, हम कुम्हार थे, कुम्हार फैमिली से थे। मैं पहले आपको कहानी में बता चुका हूँ, इनके नाना मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, और ये बेच के आते थे। तो वहीं पे मिट्टी के जो बर्तन थे वो तैयार होके खुश्क किए जाते थे, और जब वो मिट्टी के बने हुए बर्तन खुश्क हो जाते थे तो उन खुश्क मिट्टी के बर्तनों को एक, उनने नाम भी लिखा मुझे भूल गया, भट्ठी कह लीजिए, एक इस तरह की भट्ठी बनाई जाती थी जिसके अंदर बर्तनों को रख के उसको बंद कर दिया जाता था। लेकिन उस भट्ठी को पहले आग से इतना गर्म किया जाता था, उस बंद भट्ठी का आग का टेम्परेचर इतना ज़्यादा किया जाता था कि जब उसके अंदर मिट्टी के बर्तन जो पहले रख दिए जाते थे सजा के, और उसके बाद इस अंदाज में आग लगाई जाती थी कि इतना आग भड़क उठे, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए कि जब उसको बंद कर देते थे तो कुछ घंटों के बाद उस आग की तपिश से इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता था कि बर्तन पक जाते थे। ताया घर पहुंच गए, लेकिन जब वो घर आए तो पता नहीं उनके दिल में क्या हुआ, जो काम से इतनी जल्दी आ गए थे। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, खैरियत है? तो वो चुप करके चले गए। उन्होंने कहा कोई काम होगा। तो वो रोबोट के से अंदाज में चलते 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 उस भट्ठी के पास पहुंच गए। और जब वो उस भट्ठी के पास गए, वो भट्ठी जिसके अंदर बर्तन रखे जा चुके थे और आग शदीद टेम्परेचर बना के उस आग को जला दिया गया था जो उन बर्तनों को पकाने में लगी हुई थी, कि वो घर वालों की नज़रों से बचते बचाते, घर वाले अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, कि वो उस भट्ठी के दरवाजे पे पहुंचे और उसको खोल दिया। और जब घर वालों ने देखा कि वो भट्ठी का दरवाज़ा खोल रहा है, खैरियत है, अभी तो बर्तन पकने में कुछ देर है, इतनी जल्दी वो दरवाज़ा क्यों खोल रहे हैं? बर्तन पक जाते थे फिर भी भट्ठी चलती रहती थी, लेट लेट खोलते थे।
तो उन्होंने देखा कि वो दरवाज़ा खोल रहे हैं, घर वाले दूर थे और चौंक गए, और उन्होंने देखा दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने उस भट्ठी में छलांग लगा दी। और जैसे ही उन्होंने उसके अंदर छलांग लगाई, घर वाले खौफजदा हो गए, चीखें मारते हुए भागे उनके पीछे उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी तपिश, एक ऐसी आग के अंदर कूद गए थे जो उनको जला के भस्म कर देते। लेकिन तकदीर ने शायद उनकी जिंदगी लिखी हुई थी। घर वाले चीखते हुए जब पहुंचे उनको बचाने के लिए, वो अंदर गिर तो गए थे, छलांग तो मार चुके थे, लेकिन भट्ठी ठंडी हो चुकी थी, आग की तपिश बिल्कुल नरम पड़ गई थी, बर्तन पक चुके थे। वो जो शदीद टेम्परेचर होता है अब वो इतना नहीं था कि इनको जला सकता। हल्के फुल्के ये जरूर जले, लेकिन बच गए। और घर वालों ने जल्दी के साथ इनको बाहर निकाल लिया, और ये जलने से तो बच गए, लेकिन ऐसे लगता था कि इनका दिमाग नॉर्मल नहीं है, ऐसे लगता था जैसे इनका दिमाग बंद हो चुका है। जल्दी से उनको निकाला और निकाल के चारपाई पे रखा, पानी पिलाया, होश मिलाने की कोशिश करते रहे जैसे इंसान बेहोश सा होता है। और थोड़ी देर के बाद वो इस अंदाज में होश में आए कि परेशान हो गए कि सारे जमा क्यों हैं, क्या हुआ है, किस बात की चीखों पुकार है, सबके चेहरे इतने परेशान क्यों हैं। और तब घर वालों ने कहा, यह पूछना तो आपसे है कि आपने क्यों खुदकुशी की कोशिश की। वो हैरान हो गए, खुदकुशी? किस बात की खुदकुशी? उन्होंने कहा, आपने भट्ठी में छलांग मारी है, हम आपको वहां से बचा के लाए हैं बड़ी मुश्किलों से, ये आपने क्या किया है। तो वो हैरान हो गए कि मैं क्यों मारूंगा छलांग, मुझे क्या जरूरत पड़ी है छलांग मारने की। और वो कतअन नहीं जानते थे कि वो क्या काम कर चुके हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं आज जब काम पे गया हूं तो मेरे दिल में मुसलसल ये बात आ रही थी, मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं। मुझे कोई परेशानी नहीं थी, उनकी किसी घर के किसी फर्द के साथ लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई परेशानी, कोई उधार, कोई मसला किसी के साथ कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं बस मुझे ये था, मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं। और 3-4 घंटे इतनी बेचैनी बढ़ गई कि मैं घर आ गया। और जब मैं घर दाखिल हुआ हूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे घर के अंदर दाखिल हुआ हूं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे इतना पता है कि आप लोग मेरे ऊपर जमा थे, और मेरे ऊपर आंख जब मैंने खोली तो जमा हुए थे, और मैं हैरान हो गया कि आप लोग जमा क्यों हैं। तो तब घर वालों ने बताया कि आपने कैसे जाके दरवाज़ा खोला और उसके अंदर छलांग मार दी। और वहीं पे एक और वाकया हमेश कहते हैं मेरी एक जो बहन है उनके शौहर के साथ हुआ। वो घर मिलने के लिए आए थे, काफ़ी अरसे बाद वो घर मिलने के लिए आए। वो अपनी बीवी के साथ, जो हमेश की बहन है, घर वालों के साथ मिले, बैठे गपशप करते रहे। उनको ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, खुश इखलाक, मिलने वाले, हंसने वाले, सबके साथ बेहतरीन रहने वाले, कभी ज़िंदगी में कोई इशू नहीं था, हंसमुख से अपने काम से काम रखने वाले बेहतरीन इंसान थे। घर आए, मिले, और उसके बाद वो अपनी बीवी को लेके रवाना हो गए। बीवी को यहीं पे छोड़ने के लिए आए थे कुछ अरसे के लिए, जिस तरह बीवी अपने माँ बाप के घर रहने के लिए आती है। उनको छोड़ के वो चले गए, और पता लगा वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। क्या हुआ, कैसे मरे, कोई भी नहीं जानता था। सबके लिए एक खौफनाक था कि एक ऐसा शख्स जिसका कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई हादसे तक का नहीं पता क्या हुआ है, वो मर तो गए थे। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनको रसूमात जो आखिरी अदा की जाती हैं वो कर दी गई थी, लेकिन घर वाले फिर भी बेचैन थे कि हुआ क्या है। तो वो किसी एक ऐसे शख्स के पास गए जो इल्म रखता था, ताकि उससे पूछ सकें कि क्या हुआ है। ये आगे मैं आपको इस वाक़े को तफसील से आगे बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने उनको इतना बताया था कि जब ये वापस गए थे तो इनके साथ एक रूह चली गई थी, और उस रूह ने इनको मारा है, ये खुद से नहीं मरे। ये मैं आपको आगे चल के कहानी में सुनाता हूँ। ये 2010 का वाक़या है। हमेश कहते हैं 2012 में हमारी एक कज़न जो हमारे साथ ही रहती थी, उसकी शादी थी। घर वालों ने कहा ये कपड़े और ये मिठाई, लड्डू वगैरह जो एक शगन के होते हैं, ये पहुंचा के आओ दूसरे शहर पटियाला में जो घर हैं उनको जाकर दे के। और मैं और मेरे भाई के ज़िम्मे लगा दिया गया कि जाओ ये दे आओ शगन की मिठाई और कपड़े वगैरह जो होते हैं। तो हम दोनों ने उठाए और हम चले गए।
जहाँ जहाँ पहुँचाने थे, मिठाई लड्डू वो सारा कुछ, वो कपड़े दे के जब वापस आए तो मेरा भाई आके चीखना शुरू हो गया। घर पहुँचते ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। घर वालों ने कहा क्या हुआ है? वो कहता है मेरे कंधे शदीद भारी है, मेरा जिस्म इतनी वजनी है, मैं चल नहीं पा रहा, मुझे लगता है मेरे पे बहुत वज़न आ गया, मुझे कुछ हो रहा है। तो हमारी एक मासी बोली, आप लोगों ने शगुन की मिठाई और कपड़े तो भेज दिए, लेकिन इसमें लोहा और जो लहसुन रखते हैं वो आप लोग रखना भूल गए हैं। उनके यहाँ एक ये उस मज़हब में या उनके यहाँ एक रीत परीत है कि जब भी मिठाई और शगुन की चीज़ें भेजी जाती हैं उसमें लहसुन, उसमें लोहा और एक इस तरह की और चीज़ें रख के भेजी जाती हैं ताकि बुरी चीज़ों से बचा जा सके। वो रखना भूल गए थे, उसकी वजह से शायद उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो रोना शुरू हो गया। खैर वो कहते हैं उसको जो उनका एक पानी होता है, वो पानी, पाक पानी जो उनका होता है, मैं भूल गया उसको कौन सा पानी कहते हैं, वो पानी उनको पिलाया गया। जल का जो पानी होता है, गंगा जल का पानी, गंगा जल का उनको पानी पिलाया गया और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे रिलैक्स हो गया और कहा हाँ मेरी तबीयत बेहतर हो रही है और मेरा जो वजूद इतना वजनी हो गया था, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वो छोटा भाई था मुझसे, हमेश कहते हैं, जिसके साथ ये मसला हुआ था। और अगले दिन मैं शाम के टाइम ऊपर घर के छत पे चारपाई पड़ी थी और मैं चारपाई पे सोने के लिए ऊपर चला गया। कैसे जाके ज़रा लेटता हूँ कुछ देर। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर छत पे पहुंचा हूँ और जाके चारपाई पे लेट गया हूँ। सोने के लिए नहीं लेटा था, शाम का टाइम था। तो मैं अभी लेटा हुआ था कि ऐसे सर के नीचे मैंने बाजू रखा हुआ था कि एकदम मुझे महसूस हुआ कि मेरी चारपाई हल्की सी हिली है। मैंने इधर उधर देखा, क्या हुआ है? मैं शायद ख्यालों में गुम था, कुछ सोच रहा था, लेटा हुआ था। और चारपाई जब हिली है तो मैं एकदम से चौंका हूं कि क्या हुआ है, शायद चारपाई हिली है। मैंने कहा मेरा वहम होगा। कुछ देर मैं सोचता रहा, वाकई हिली है नहीं हिली, देखता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने यही सोच लिया मेरा वहम था। मैं फिर से लेट गया। मैं फिर से ख्यालों में गुम हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर से मेरी चारपाई हिली और इतनी ज़ोर से इस दफ़ा हिली कि मैं एकदम झटका लिया। मैंने कहा क्या हुआ है, कुछ ज़लज़ला आ रहा है या क्या हुआ है? क्या कोई ज़लज़ला तो नहीं आ रहा? मैंने ये जैसे ही देखा, उठ के इधर उधर इस अंदाज में देखा कि अगर ज़लज़ला आया है तो कोई चीज़ हिल रही होगी, तो कोई चीज़ भी नहीं हिल रही थी। मैंने कहा यार शायद मैं थका हुआ हूँ, मेरा जिस्म ऐसे हिला है, मुझे लगा है कि मेरे जिस्म ने झटका लिया, ज़लज़ला नहीं आया। इसी तरह मैंने सोचा और फिर अब मैं लेट गया, लेकिन अब मैं ख्यालों में नहीं जा रहा था। दूसरी दफ़ा जो ज़लज़ला आया था उसकी वजह से मैं ऐसे ही लेट गया कि यार पता नहीं क्या हुआ दूसरी दफ़ा। तो लेटे 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 काफ़ी देर हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार ऐसे ही मेरा वहम था, कुछ भी नहीं हुआ, कोई ज़लज़ला नहीं आया। मैं फिर से ख्यालों में ऐसे गुमसा हो गया। अभी ख्यालों में गुम हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि इस दफ़ा इतनी ज़ोर से मेरी चारपाई हिली कि मेरा झटका निकल गया। पहले 2 दफ़ा जो हिली थी इतनी ज़ोर से नहीं थी, इस दफ़ा इतनी ज़ोर से हिली कि मेरा झटका निकल गया। मैं कहा क्या हुआ है? मैं उठ के बैठ गया उस झटके से, और जैसे ही उठ के बैठ गया तो उसी लम्हे मेरी पूरी चारपाई को गोल दायरे में जैसे कोई घुमाता है, इस अंदाज में मेरी चारपाई को किसी ने जोरदार तरीके से घुमाया, जैसे चारपाई का वजन ही ना हो, उसके ऊपर मैं बैठा हुआ था। मेरा भी वजन था कि कोई जोरदार बंदा भी उसको हिलाना चाहेगा तो थोड़ा सा हिला सकेगा, लेकिन पूरा 360 यानी पूरा गोल दायरे में कोई हिलाना चाहेगा तो इंसान की बस की बात नहीं है कि उसको जोर से इंसान हाथ भी मारे या पकड़ के घुमाए भी सही तो ऐसा ऐसा घुमाएगा। वो किसी ने इतनी जोर से उसको घुमाया था कि मेरी पूरी चारपाई गोल शां करके गोल घूम गई और घूम के रुक गई। ये अनबिलीवेबल था, नामुमकिन कि कोई इतनी तेजी के साथ चारपाई को घुमा सकता है। ये तो ऐसे था जैसे चारपाई के नीचे मोटर लगी हो कोई हैवी किस्म की और मोटर को चलाएं तो तेजी के साथ चारपाई गोल घूम जाए, जैसे पंखा घूमता है। इस अंदाज में चारपाई घूमी थी कि मुझे चक्कर ही आ गए थे और मेरी चीख निकल गई। मैं कहा ये क्या हुआ है? मैं जल्दी से नीचे उतरा। मैंने कहा भागो। मैं डर गया। मैंने कहा मैं अपनी चारपाई उठाऊं और भागूं यहां से। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने अपनी चारपाई उठा ली
मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा मैं चारपाई उठा के भागूं। मैंने अपनी चारपाई उठाई, अभी चारपाई उठा के सीढ़ियों पे पहला कदम ही रखा था कि पीछे से इतनी ज़ोर से किसने धक्का मारा कि अगर चारपाई मेरे हाथ में ना होती तो शायद मैं मुंह के बल गिरता और गोल गोल घूमता हुआ फुटबॉल की तरह नीचे लुढ़कता हुआ चला जाता। वो तो चारपाई थी जिसकी वजह से उसका एक सिरा जाके दीवार को लगा और मैं गिरने से बच गया। मैंने चारपाई वहीं पे फेंकी और दौड़ लगा दी। नीचे गया, अम्मी को जाके सारी बात बताई कि अम्मी ऐसे हुआ है। अम्मी परेशान हो गई। उन्होंने मुझे गंगा जल पिलाया और दम वगैरह किया, पढ़ा और सारा कुछ किया। कुछ दिनों के बाद हमारी मासी उस घर में रहती हैं, वो घर में थी, शाम का टाइम था। उनको आवाज आई, उनके नाम से उनको पुकारा गया। कौन पुकार रहा है मुझे? कोई दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनको आवाजें दे रहा था। उन्होंने कहा आई, ये क्या कि वो दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई भी नहीं था। हैं पता नहीं किसने आवाज दी और बाहर ही कोई नहीं है। फिर अगले दिन ऐसा फिर हुआ। उनके घर के बाहर से उनका नाम पुकार के उनको कहा गया, बुलाया गया, आवाज दी गई। तो उन्होंने घर के एक और फर्द को कहा देखना बाहर कौन बुला रहा है, दरवाजा खोलना। उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, बाहर तो कोई भी नहीं है। उसने कहा तुमने आवाज़ नहीं सुनी मेरे नाम की? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं सुनी। उसने कहा इतनी ज़ोर से तो मेरा नाम लिया गया। उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं सुना। कुछ दिनों के बाद फिर से उनका नाम बाहर से पुकारा गया। वो बाहर गई, बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन एक दिन जब शाम के टाइम वो बिल्कुल अकेली थी और उनका दरवाजे पे नाम पुकारा गया तो वो गुस्से से भी गई, कौन है जो शरारत करता है, मेरा नाम पुकारता है, करे यार मेरा नाम पुकारा जाता है और जब मैं दरवाजे पे जाती हूँ आगे कोई भी नहीं होता, मैं आज इसको बताती हूँ। उन्होंने जाके गुस्से से दरवाज़ा खोला तो सामने अरूज खड़ी थी, ब्लैक शलवार कमीज पहने, और मासी से बोली आ जाओ, तुम्हें लेने आई हूँ, आ जाओ। और मासी ने जैसे ही देखा उनके रौसान खता हो गए, वो शदीद डर गई। जल्दी से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो खौफजदा कांपती हुई अंदर कमरे में आ गई। बाहर अरूज खड़ी थी और उनको बुला रही थी, कह रही थी आ जाओ मेरे पास। और उससे अगले दिन के 3 बजे मैं हमेश कहते हैं छत पे ऊपर गया और मैं छत पे ऊपर कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी निगाह सामने की तरफ पड़ी। ये दिन की रोशनी थी, दिन का टाइम था, रात तो नहीं थी, दिन था, कि मेरी सामने की तरफ रोशनी निगाह पड़ी तो मैंने तब देखा ब्लैक शलवार कमीज पहने, मुंह पे बाल डाले हुए अरूज सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रही थी। मैंने उसको दूर से देख लिया। मैं चौंक सा गया कि मेरा वहम है या हकीकत है, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। अरूज चलते चलते बिल्कुल दरवाजे के बीच में आके खड़ी हो गई। उसने बाल उसी तरीके अपने मुंह के आगे डाले हुए थे, ब्लैक शलवार कमीज पहनी हुई थी। मैं समझ गया, सुन रखा था इस अंदाज में अरूज आती है। लेकिन क्या ये कोई मुझे डरा रहा है, मेरा वहम है या वाकई सामने अरूज है? मैं डर सा गया। वो सामने खड़ी हुई थी, मैं लेटा हुआ था, उसको देखता रहा। वो चलती हुई आई है, मैं तब भी उसको देखता रहा, लेकिन जब वो दरवाजे में पहुंची है और आके खड़ी हो गई है ब्लैक शलवार कमीज के अंदर, तो मैं एकदम लेटा रहा और उठ के बैठ गया कि ये क्या है, क्या ये अरूज है या कोई और है? मैंने सुन रखा था अरूज इस अंदाज में आती है कि उसके मुंह के ऊपर बाल होते हैं और शलवार उसकी शलवार कमीज ब्लैक होती है। कहता मैं ऐसे उठ के बैठा कि मेरा वहम है या ये अरूज है। मैं उसको देखने के लिए ऐसे देख ही रहा था कि उसके वो दोनों हाथ जो बिल्कुल ऐसे सीधे हुए थे, उसने अपने दोनों हाथ आहिस्ता 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 ऐसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, इतने आहिस्ता आहिस्ता कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही। मैंने कहा शायद पता नहीं कोई घर वालों में से है या कोई कज़न कुज़न है या पता नहीं कौन है, कोई डरा रहा है। उस वक्त तक मेरे दिल में ये बात नहीं थी कि ये अरूज है या कोई और है। हो सकता है अरूज हो या हो सकता है कोई, जिस तरह घर के लोग शरारत करके डराते हैं इसको, क्योंकि मासी के साथ जो हुआ था दरवाजे में उसने अरूज को देखा था, उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था।
क्योंकि मासी जब दरवाजे में खड़ी होकर डरी थी और अंदर आकर डर के बैठ गई थी, उसने घर के बड़ों को बताया कि मैंने ऐसे देखा है, तो उन्होंने कहा बस सारे डर जाएंगे, आपने देखा भी और किसी ने नहीं देखा, चुप कर जाएं इस बात को। तो मासी चुप कर गई थी, मासी ने किसी को नहीं बताया था, इसलिए किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तो मैंने जब इस तरह आते हुए देखा, ये समझा कोई कज़न कुज़न मुझे डरा रही है, जिस तरह रोज अब कोई भी ब्लैक शलवार कमीज़ पहन के गले सर पे बाल डाल के आ जाए तो ज़रूरी तो नहीं वो अरूज हो। तो मैं भी कहा, मैंने कहा इस तरह सुना तो हुलिया अरूज का है, ये कौन डरा रहा है। तो वो जब आके मेरे सामने खड़ी हो गई तो मैं उसको बैठा देख रहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको बोल सकूं, लेकिन मैं चाहता था कि इसे पूछूं कौन हो तुम, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई, मैं इतना खौफजदा हो गया, मैं चुप करके बैठा रहा। लेकिन उसके हाथ आहिस्ता 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 ऐसे 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 उठते गए, और उठते उठते उसने हाथ ऐसे घुमाए, घुमाते 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 ऐसे दोनों हाथ अपने मुंह के ऊपर लेके गई, और उसने उंगलियों से ऐसे अपने बाल मुंह के आगे से हटाने शुरू कर दिए। और जैसे उसने पूरे बाल मुंह के ऊपर से हटा दिए तो वो कोई और नहीं अरूज थी। एक शदीद सफ़ेद चेहरा, ऐसे जैसे पेंट कर देता है चेहरे के ऊपर, कोई वाइट कलर का कोई पेंट कर दे और इतना शदीद वाइट चेहरा हो जाता है, ऐसे ही वाइट चेहरा, और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद। और जो उसने वहाँ देखा, जिस अंदाज में उसके चेहरे को, ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज इसको मैं यहीं पे पार्ट 1 करने जा रहा हूँ कि जब उसने बाल वहीं से आगे से हटा दिए, ये तो पता लग गया अरूज है और वाइट चेहरा और वाइट आंखें हैं, लेकिन और क्या देखा ये आपको कल पार्ट 2 में सुनाऊंगा। क्योंकि हमेश की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हमेश ने जिस तरह कहा कि वाक़यात तो शुरू हुए, लेकिन ये वाक़यात तो अभी शुरुआत थी। 2012 से होने वाले वाक़यात आज तक हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो हमेश के साथ हुआ और उस घर में जो जो कुछ हुआ वो अनबिलीवेबल था। वो लड़की जिनके साथ ये बचपन में खेलते रहे हैं, वो इस घर में इसके बहनोई की जो डेथ हुई और जो जो कुछ हो रहा था इस घर में, वो सबकी समझ से बालातर था कि ये हो क्या रहा है। ये फिर मैं आपको कहानी के कल जो पार्ट 2 सुनाऊंगा, उसके एंड में बताऊंगा ये सारा क्या और किस वजह से हो रहा था। तो हमेश की ख्वाहिश पे उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये वाक़यात हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो मैंने उनका नाम भी फ़र्ज़ी हमेश कर दिया, अरूज का नाम भी फ़र्ज़ी अरूज है, और सारे ये मैंने किरदार फ़र्दी कर दिया। लेकिन ये एक सच्ची कहानी जो हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी तस्वीरें और जो डिटेल भेजी है, उनकी शादी के बाद उनकी नस्ल तक में क्या हुआ, ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो ये आज की कहानी, इसको भी आज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी मुझे कहानी भेजना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये एंड वाला पोर्शन ज़रूर सुना करें, क्योंकि वो गलती कर जाते हैं तो फिर मैं उनका नाम हो सकता है रियल बता दूँ। तो आपसे ये कहूँगा कि आप जब मुझे कहानी भेजें तो कहानी में नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम और कहानी के जितने भी किरदार हैं वो मुझे आप रियल बताया करें, हकीकी बताया करें। और अगर आप चाहते हैं कि उनको फ़र्ज़ी रख लूँ मैं, तो आप फ़र्ज़ी नाम भी मुझे साथ बता दिया करें, क्योंकि जिस तरह हमेश ने कहा वो एक हिंदू धर्म से हैं, मुझे इतने हिंदू नाम नहीं आते, तो कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए जिस तरह मैंने अरूज रख दिया, अरूज पता नहीं हिंदू मज़हब में नाम है या नहीं है, उन्होंने जिस लड़की का नाम रखा तो उससे मिलता जुलता नाम तो मैंने अरूज रख लिया। लेकिन अगर हमेश खुद से मुझे एक फ़र्ज़ी नाम भी बता देते तो वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता कि उस महल्ले में जो एक हिंदू धर्म की जितनी भी लड़कियां थी उनके ये नाम थे, तो आप ये नाम रख लीजिए, तो वो मैं रख लेता तो कहानी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती। इसलिए ना आप फ़र्ज़ी नाम अगर आप लोग बताएंगे ना, वो ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि जिनकी कहानी होती है उनको और भी लोगों को पता होता है कि उस गली में फ़लाँ बंदा भी था, तो ये नाम फ़र्ज़ी ठीक रहेगा। तो मिलता जुलता नाम जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आप फ़र्ज़ी नाम भी मुझे आप भेज दिया करें, और अगर आप चाहते हैं मैं रियल नाम लूँ तो आप रियल मुझे बता दिया करें, मैं रियल नाम लूँगा। और दूसरा जिस बात का ख़ास ख्याल रखना है वो है एंड पे, कहानी आप लिख के भेजना चाहते हैं या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, आप उसको सेंड कर दें। कहानी जब आप सेंड कर लें उसके बाद अलग से एक नया मैसेज लिखना है और उसमें लिखना है स्टोरी, STORY, इंग्लिश में स्टोरी, या उर्दू में स्टोरी भी लिख सकते हैं। आखिर में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है स्टोरी, उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लिख के आपने इसको सेंड कर देना है। जब आखिरी एक अलग से मैसेज स्टोरी लिखा होता है, तो मैं जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेज खोलता हूँ जहाँ लव स्टोरी लिखा हुआ नज़र आता है तो उसको खोल के सबसे पहले मैं नंबर दे के सेव करता हूँ, ताकि जब आपका नंबर आएगा तो आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा।
कुछ लोग अलग से स्टोरी नहीं लिखते, उसके नीचे ही कहानी के नीचे स्टोरी लिख देते हैं। वो मुझसे जब आप कहानी के मिक्स कर देंगे ना, उसी के साथ लिख देंगे, वो मुझे स्टोरी नज़र नहीं आता। इसलिए कहता हूँ अलग से आपने मैसेज एक लिखना है और उसमें लफ्ज़ स्टोरी लिखना है। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +92, ये कोड है पाकिस्तान का, +92 31366555500। मैं इसको रिपीट करूंगा, +92 31366555500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +92 31366555500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।